प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? सबसे पहले देखिए, प्रकाश की प्रकृति होती है द्वैत। द्वैत में दो, एक तो तरंगीय और एक है कणिकीय। कणिक की प्रकृति ये कहती है प्रकाश कणों में गमन करता है। तरंगीय प्रकृति तरंग के रूप में प्रकाश की गति बताती है। दोनों ही चीज़ें मानना जरूरी है, क्योंकि कुछ घटनाओं की व्याख्या इससे होती है, कुछ घटनाओं की व्याख्या इससे होती है। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन तरंगीय प्रकृति से व्याख्या कर सकते हैं, तो हम तरंगीय प्रकृति मानते हैं प्रकाश की। लेकिन तरंगीय रूप में भी सीधा गमन नहीं करता है प्रकाश। अलग अलग रंगों के प्रकाश अलग अलग तरह से गति करते हैं। जैसे बैंगनी रंग कुछ इस तरह गति करता है, एक सीधी लाइन में मेरी मर्जी से खींच रहा हूँ। अब ये बैंगनी रंग का प्रकाश है, ये लाइन मैंने मानी है। अब जितनी बार ये मुड़ता है, मुख्य अक्ष से जितना ज़्यादा घूमता है, उसे कहते हैं जितनी बार, उस संख्या को कहते हैं हम आवृत्ति, सीधी सी भाषा में। और ये दूरी यहाँ से और यहाँ वापस आने की दूरी, ये कहलाती है तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य यदि किसी रंग की ज़्यादा है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, तो उसका मतलब उसकी चाल भी ज़्यादा है। ये चीज़ काम में आएगी, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा होगी तो दूरी ज़्यादा होगी तो चाल भी ज़्यादा होगी। ये काम की चीज़ है। बाकी आवृत्ति ये होती है, आवृत्ति जिस रंग की ज़्यादा होती है उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। जितनी ज़्यादा आवृत्ति उतनी ज़्यादा ऊर्जा, जितनी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य उतनी ज़्यादा चाल। ये चीज़ ध्यान रखनी। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग की चाल भी सबसे कम होगी। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तो लाल रंग की चाल भी सबसे ज़्यादा होगी। ये काम की बात है। जबकि लाल रंग में ये ऐसा होगा, देखो लाल रंग में ये दूरी बहुत ज़्यादा होती है, ये दूरी, इसलिए तरंग दैर्ध्य यहाँ तक है। अब ये पूरी तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से उल्टा वाई, लैम्डा, इससे दर्शाते हैं। काम की बात, तरंग दैर्ध्य चाल के समानुपाती होती है। तरंग दैर्ध्य जितनी ज़्यादा होगी चाल उतनी ज़्यादा होगी। प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है ऐसे, ये कोई सतह है। अब प्रकाश इस सतह से टकराकर, ठोस सतह से टकराकर सीधा निकल जाता है। यदि सतह खुरदरी हो तो प्रकाश की किरण टकराकर उल्टी सीधी निकल जाएंगी, ऐसे उल्टी सीधी। ऊपर वाले में नियमित काम नियमित हुआ है, तो इसे नियमित परावर्तन, और किरणें इधर उधर निकल जाएं तो विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। खुरदरी सतह में विसरित परावर्तन, चिकनी सतह में नियमित परावर्तन होता है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम है। ये भी पूछा जा सकता है सीधा, पहला नियम कौन सा है, दूसरा नियम कौन सा है। ये कोई सतह है, प्रकाश की किरण, इसका नाम रख दिया मैंने जैसे ए आई, इस सतह का नाम है जैसे ओ। सतह से टकरा के ऐसे निकल गई सतह, जो किरण जो निकल रही है इसका नाम मैंने बी रख दिया। ये मैंने अभिलंब डाल दिया एन।
ये आपतित किरण कहलाएगी। आपतित हो रही है इसलिए आपतित किरण। ये परावर्तन के बाद जा रही इसलिए इसे परावर्तित किरण। और ये है अभिलंब। अब ये कोण आपतन कोण कहलाएगा और ये परावर्तन कोण। इसका नाम मैंने आई रख दिया है। आपतन कोण परावर्तन कोण का नाम मान आ रख दिया। अब परावर्तन का पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होंगे। कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि यहाँ से आएगी ऐसे जाएगी, और यदि यहाँ से आती तो थोड़ी इधर और झुक जाती, क्योंकि ये कोण का मान बढ़ जाता है, ये और बढ़ जाता है। दूसरा नियम ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। एक ही तल में, एक ही बिंदु पर स्थित होंगे, एक ही तल में। एक है समतल दर्पण। घर में काम आने वाला दर्पण समतल दर्पण है। ये रहा। इसमें दो बातें करते हैं बस। एक तो ये कि इधर से कोई बिंब है, कोई वस्तु है, कोई इंसान है, ये बिंब है। ये यदि इधर यू गति से आ रहा है तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, ये इसका प्रतिबिंब है। ये यहाँ से यू गति से आ रहा है तो इधर से आता हुआ दिखाई देगा 2u गति से। 5 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर से आएगा तो इधर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा, 2 गुनी स्पीड से। और दूसरी बात यह है कि समतल दर्पण में बनने वाले एक दूसरे को, समतल दर्पण को ऐसे ऐसे रख दें हम, ऐसे ऐसे, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे वो सवाल सीधा आता है। उसका फॉर्मूला 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस 1। थीटा का मान जैसे 90 डिग्री पर रख दें तो 360/90 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर 3। इस तरह से ओके। मेरे शंभु शंभु चक्कर। एक होता है गोलीय दर्पण। इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे ये कोई बॉल है। अब इसे दो भागों में काट दिया यहाँ से, एक गोला ये रहा, एक गोला ये रहा। इस गोले को इस तरफ से पॉलिश कर दें तो दूसरी वाली सतह परावर्तन का काम करेगी, ये अंदर वाली सतह। इसे कहेंगे अवतल दर्पण। और इस गोले को यहाँ से पॉलिश कर दें तो ये सतह परावर्तन का काम करेगी, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अब एक बार अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण, ये कोई अवतल दर्पण है, इसकी ये सतह परावर्तक पृष्ठ है। अब इसमें यहाँ से एक अक्ष है, अक्ष का नाम है जैसे x, ये अक्ष है। अब जो गोला बनाया था हमने ऐसे था पूरा, उसका जो केंद्र था वो माना इसका केंद्र यहाँ था, तो ये कहलाएगा फोकस यहाँ, और इसका मिडिल पॉइंट कहलाएगा ध्रुव। ध्रुव को P से दर्शाएंगे। ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी, फोकस दूरी, P से F तक की दूरी, और इतनी ही दूरी यहाँ से और यहाँ तक और मान लें तो ये दोगुनी हो जाएगी। इसे 2F कह दो चाहे C कह दो, वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और सी को कहते हैं वक्रता केंद्र। अब इसे हमें निर्देशांक ज्यामिति के थ्रू समझना है। इस वाले अक्ष को हमें एक्स अक्ष मान लेना है, ये ओ है। यहाँ से इधर की सारी दूरी हमें माइनस में लेनी है, राइट हैंड साइड वाली दूरी प्लस में लेनी है, नीचे वाली माइनस में लेनी है, ऊपर वाली प्लस में लेनी है। दर्पण सूत्र में हम जब मान रखेंगे तो माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना है। जैसे दर्पण सूत्र लिखते हैं एक बार, 1/v + 1/u = 1/f। अब एक सवाल है, जैसे अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ज्ञात करो। u का मान दिया है 10 मीटर माइनस में, और v का मान दिया है 5 मीटर माइनस में। u है बिंब की दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/10 माइनस के 1/5। 1/f बराबर 10, 1 -2 -3/10। तो f बराबर हो गया -10/3। ये रहा अवतल दर्पण। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस में आएगी, f मैंने यहाँ लिखा था इसलिए f हमेशा माइनस में आती है। ये देखो माइनस में। इसी तरह अब उत्तल दर्पण का भी ले लेते हैं एक उदाहरण। उत्तल दर्पण में f बराबर दिया है उसने 10 मीटर, u दिया है उसने 5 मीटर, v हमसे पूछा है जैसे 1/f बराबर 1/v + 1/u। 1/10 बराबर 1/v ज्ञात करना है प्लस 1/5। 1/v बराबर 10 - 1/5, 10। 1 - 2 -1/10 -1/10। तो v बराबर 10 मीटर माइनस में। देखो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में f इधर होता है, फोकस दूरी प्लस में रहती है, फोकस दूरी प्लस में है, u इधर है, वस्तु इधर रखी है इसलिए फिर माइनस में आई। और v माइनस में आ गई। इस तरह से दर्पण सूत्र से सवाल आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उत्तल और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और उनकी स्थिति। सबसे पहले जैसे देख लेते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाते समय हमें दो बात ध्यान रखनी है। दर्पण के लिए ये अक्ष हो गया, ये F है, ये C है, ये P है। अब यदि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो उसे F से निकालना है, और यदि F से होकर आएगी तो उसे मुख्य अक्ष के समांतर निकालना है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। C पे, इस P पे आएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से निकल जाएगी। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। F से आई तो समांतर निकलेगी, समांतर आई तो F से निकलेगी। इस P पॉइंट से जिस एंगल से आई उस एंगल से ध्यान रखना है। और फुटा है नहीं इसलिए अंदाजे से ही सीधी रेखा खींच देंगे अपन। जहाँ ये दोनों रेखा कट जाएंगी वही हमारा प्रतिबिंब होएगा। जैसे देखते हैं पहली कंडीशन,
पहली कंडीशन में वस्तु जैसे अनंत पर रखी है, ये कोई वस्तु है ए बी। पहली किरण मैंने निकाल ली यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, तो F से निकलेगी। दूसरी किरण मैंने निकाली F से, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो प्रतिबिंब बनेगा F पर। F पर बहुत छोटा है, उल्टा है। उल्टा बनेगा तो हमेशा वास्तविक बनेगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं। और बना कहाँ है? F पर बना है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। F 2F, जब वस्तु 2F के परे हो, 2F और अनंत के बीच में हो, या फिर 2F के परे हो। पहली F से निकालेंगे, दूसरी F से निकालेंगे तो समांतर हो जाएगी। वस्तु से छोटा, देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है। उल्टा बनाए, उल्टा बनेगा तो हमेशा वास्तविक बनेगा। बना कहाँ है? F व 2F के मध्य। 2F को हम C भी कह सकते हैं, 2F के मध्य। अब अगली बार हम वस्तु F पर रखेंगे, फिर F और 2F के मध्य रखेंगे, फिर F पर रखेंगे, फिर F और P के मध्य रखेंगे। जैसे जैसे हम बिंब को इधर लाते जाएंगे, प्रतिबिंब इधर खिसकता चला जाएगा उल्टा। ऐसे हम याद करने में आसानी भी रख सकते हैं। अगली बार देखते हैं 2F पर प्रतिबिंब। F 2F, F से निकालेंगे तो समांतर जाएगी, यहाँ टकराई है इसलिए ये वस्तु के बराबर है। वस्तु के बराबर 2F पर बनाए, उल्टा बनाए, वास्तविक बनाए। F और F के मध्य, F से होकर गुजरेगी, F से निकालेंगे, ये देखो वस्तु से बड़ा बनाए, टू एफ के परे बनाए, उल्टा बनाए, वास्तविक बनाए। उल्टे के साथ हमेशा वास्तविक आएगा। प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ देखनी है, 2F के परे है। एक देख लेते हैं F पर। जब वस्तु F पर रखी है, ये वस्तु F पर रखी है, समांतर आएगी, F से होकर जाएगी, ध्रुव से आएगी, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से लौट जाएगी। प्रतिबिंब अब ये आगे जाकर कटेंगी अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा।
उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। बड़ा छोटा कितना है, यहाँ से और ये रेखा है यहाँ से और इतना बड़ा बनेगा, और वस्तु इतनी सी है तो बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ये 4 बात ध्यान रखनी। कहाँ बनेगा, उल्टा वास्तविक बनेगा, सीधा और आभासी बनता है। जब सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। अगली बार देखना, जब वस्तु F और ध्रुव के बीच रखी हो, ये ध्रुव है P, ये फोकस है F, इन दोनों के बीच रखी हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो F से होकर जाएगी, ध्रुव से टकराएगी, जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से चली जाएगी। अब ये आगे कटेंगी नहीं। यदि हम दर्पण को यहाँ रखेंगे और पीछे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किरण यहाँ आ रही है, इधर आती हुई दिखाई देंगी। इधर नहीं कट रही है तो इधर हमें यहाँ काटना होगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। डॉट 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 है, इसका मतलब आभासी है, और एक्स अक्ष के ऊपर बन रहा है इसलिए सीधा बन रहा है। सीधे के साथ हमेशा आभासी, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में 2 बातें ध्यान रखनी है वैसे। एक तो उत्तल दर्पण में सीधा बनता है प्रतिबिंब हमेशा, और आभासी बनता है। आभासी पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनता है F पर, और यदि वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच कहीं भी रखी हो, बीच, तो प्रतिबिंब बनता है F और P ध्रुव के बीच। उत्तल दर्पण में जो जो प्रतिबिंब की कंडीशन है वे अवतल लेंस में होंगी, अवतल लेंस में। और अवतल दर्पण में जो कंडीशन है वो उत्तल लेंस में होंगी। उत्तल लेंस में भी हम प्रतिबिंब देख लेंगे एक बार लेंस में। अब देखते हैं हम अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखते हैं। ये कोई सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और वो सीधे पृष्ठ को भेद कर आगे निकल जाए तो ये घटना अपवर्तन कहलाती है। ये किरण है A, ये किरण है B, यहाँ से मैंने अभिलंब डाल दिया M। यदि ये माध्यम विरल, विरल का मतलब पतला, और ये माध्यम सघन, सघन का मतलब गाढ़ा, यानी कि यहाँ कणों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ कणों की संख्या कम है। यदि ऐसा है, यहाँ विरल है यहाँ सघन है, सघन है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी जाना चाहिए था यहाँ तो जाएगी इधर थोड़ा अभिलंब की तरफ। और यदि इसी को उल्टा कर दें, यदि यहाँ माध्यम सघन हो और यहाँ माध्यम विरल हो तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, यानी जाना चाहिए तो यहाँ लेकिन जाएगी इधर होकर। ये प्रश्न आता है कि विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में आएंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी। एक होता है अपवर्तनांक, वो भी इससे संबंधित है, अपवर्तन के नियमों से संबंधित है। अपवर्तन में ये किरण आ रही थी सरल सघन माध्यम से विरल की ओर, जैसे अभिलंब से दूर हट रही है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे, ये अपवर्तन का नियम है। अपवर्तन का नियम पहला।
दूसरा नियम है अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। आई क्या है? आई ये एंगल है, आर ये एंगल है। साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं। तो दोनों माध्यमों की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, ऐसे भी कह सकते हैं भाषा में। सूत्र ये है साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू से दर्शाते हैं, चाल से इसका कनेक्शन दर्शाना है। चाल अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं, म्यू। अपवर्तनांक निकालते कैसे हैं? देखो, अपवर्तनांक का एक और सूत्र है, अपवर्तनांक बराबर जैसे अपवर्तनांक n निकालना है, n/1। इस माध्यम का नाम 1 है, इसका माध्यम का नाम 2 है, तो 2 और 1 का माध्यम निकालना, 2 का अपवर्तनांक निकालना है 1 के सापेक्ष। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये निकलेगा। चाल आई है, देखो अभी हम शुरुआत में पढ़ा तक चाल लैम्डा के समानुपाती होती है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है। यदि जैसे हम लाल रंग की बात करें तो लाल रंग में लैम्डा का मान, तरंग दैर्ध्य का मान सबसे ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा होगा तो चाल का मान ज़्यादा होगा, चाल का मान ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा, यानी कि लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। एक तो बात ये है। एक निकालते हैं हम अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। वायु में प्रकाश की चाल फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो उसके सापेक्ष जैसे हीरे का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक निकालते हैं। हीरे का अपवर्तनांक आता है 2.42 और जल का आता है 1.33। अभी देखा था हमने कि अपवर्तनांक बराबर था, जैसे हीरे का निकालना है तो हीरे में प्रकाश की चाल कितनी है, जिस माना v है, और वायु में प्रकाश की चाल v है, जैसे c है, c से दर्शाते हैं जो फिक्स है 3 × 10⁸। अब यदि हीरे का मान ज़्यादा है, अपवर्तनांक का मान 2.24, ये मान ज़्यादा है, इसका मतलब प्रकाश की चाल हीरे में कम है, जल में ज़्यादा है। और कोई माध्यम है उसमें अपवर्तनांक का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रकाश की चाल उसमें कम होती जाएगी, क्योंकि ये उल्टा है। ये बात समझने की है। इसके बाद देखते हैं लेंस। लेंस 2 तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस अवतल दर्पण की तरह होता है, अवतल दर्पण की तरह। कैसे? और ये उत्तल दर्पण की तरह है। अवतल दर्पण में कोई भी किरण आ रही थी तो टकरा के अंदर की ओर जा रही थी, ऐसे यहाँ से आएगी तो अंदर की तरफ जाएगी, यानी कि ये इसकी प्रकृति अभिसारी होती है, सिकुड़ जाती हैं प्रकाश की किरणें। वही काम यहाँ होता है, यहाँ भी किरण आएगी तो यहाँ इससे निकलने के बाद अंदर की ओर टकराएंगी, और उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण आने के बाद फैलती हैं इस तरह से, यहाँ भी फैलेंगी। फैलने को तो बोलते हैं अपसारी प्रकृति, और पास आने को कहते हैं अभिसारी। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी है। अब हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल लेंस से जो जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी कंडीशन वही होगी जो अवतल दर्पण की थी।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में थी ना, इसकी फोकस दूरी माइनस में होगी। ये उत्तल लेंस है, ये एफ है, ये यहाँ 2f है। इसे f1 मान लेते हैं, f2 और 2f2। प्रकाश की किरण यहाँ से आएंगी और अंदर की ओर सिकुड़ जाएंगी, इसलिए अभिसारी प्रकृति है। पहली कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब बनेगा इस f पर, इस f पर बनेगा। अब यहाँ भी वही नियम है, यदि समांतर आ रही है तो f से होकर गुजरेगी और इस बिंदु से होकर आएगी कोई किरण तो सीधी इसी बिंदु से होकर गुजर जाएगी इस तरह से। तो ये नियम है। अब अनंत पर बना रहे थे हम, तो एक प्रकाश की किरण समांतर यहाँ से आई तो f से होकर गुजर गई, एक प्रकाश किरण यहाँ से आई तो f से होकर गुजर गई। तो प्रतिबिंब बना f पर, f2 पर, वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, 2f1 और अनंत के बीच कहीं रखी हो। अब अनंत तो बहुत दूर है, 2f1 यहाँ है, तो यहाँ और इसके बीच में यहाँ जैसे वस्तु रखी हो, 2f1, f1, f2, 2f2। यहाँ से आई f2 से होकर गुजर गई, इससे आएगी तो यहाँ होकर निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब बनेगा f2 और 2f2 के बीच, छोटा बनेगा वस्तु से, छोटा, वास्तविक और उल्टा। बना कहाँ है, f2 वह 2f2 के मध्य। अब वस्तु 2f1 पर रखी हो तो 2f1 पर यहाँ वस्तु रखी है, समांतर आएगी, फोकस से होकर जाएगी, ओ से होकर आएगी, सीधा निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर, वस्तु के बराबर बनेगा, बराबर 2f2 पर, वास्तविक और उल्टा। f2 2f2। इस बार वस्तु f1 और 2f1 के बीच रखी है, समांतर आएगी, f से होकर गुजर जाएगी, सीधी आएगी, सीधे निकल जाएगी, सीधा नहीं। तो 2f2 के परे बनेगा, 2 के परे, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। अब यदि वस्तु f1 पर रखी हो, f1 पर रखी हो, समांतर आएगी, f से होकर निकल जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, तो आगे जाकर टकराएगी, बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। और अंतिम स्थिति
यदि F1 और इस बिंदु के मध्य रखियो, समांतर आएगी, F से होकर गुजर जाएगी। अब ये कभी नहीं मिलेंगे, आगे जाकर दूर होती जा रही हैं, ये इधर से आती हुई दिखाई देंगी। तो जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनेगा, वस्तु की ओर। इस अक्ष से ऊपर की ओर बन रहा है तो सीधा है, डॉट डॉट है मतलब आभासी है, और वस्तु से बड़ा है। ये 6-7 स्थितियाँ हमने देखी। अवतल लेंस की जो स्थितियाँ हैं वो उत्तल दर्पण पर जिस तरह से बन रहा था उसी तरह बनेगा, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम डायप्टर। डायप्टर वाला चैप्टर देख लेते हैं। डायप्टर देखो, लेंस की क्षमता होती है, क्षमता। अभी हमने लेंस की फोकस दूरी देखी थी। फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी लेंस की क्षमता उतनी कम होगी, फोकस दूरी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि लेंस की क्षमता बराबर होती है फोकस दूरी के उल्टा, 1/f। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो है डायप्टर। फोकस दूरी में हमें ध्यान रखना, फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी थी प्लस में और अवतल लेंस की फोकस दूरी थी माइनस में। अब जैसे एक सवाल, जैसे अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछ रहा है लेंस की क्षमता क्या है। इस तरह सवाल है। फोकस दूरी माइनस में होगी तो लेंस की क्षमता बराबर होगी 1/10। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे, 0.1 मीटर आ जाएगा। 0.1 माइनस में 0.1 का भाग देंगे तो 10। डायप्टर माइनस में लेंस लगे होते हैं प्लस माइनस के। अवतल लेंस माइनस वाला होता है, माइनस के जो चश्मे हैं वो अवतल लेंस हैं, प्लस के जो चश्मे हैं वो उत्तल लेंस हैं। ये डायप्टर है, इसका मात्रक है और कुछ नहीं है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर। जिस कार्य का मात्रक जूल है, इस तरह से डायप्टर है। फोकस दूरी का उल्टा होता है, मात्रक है अवतल लेंस के लिए माइनस में आएगा, उत्तल लेंस के लिए प्लस में आएगा। एक आखिरी टॉपिक, दृष्टि दोष। देखिए ये लेंस है अपनी आँखों में, उत्तल लेंस होता है। ये जैसे रेटिना है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तो अच्छी तरह दिखाई देगा, ये ऐसा पर्दा है रेटिना। अब यदि किसी को निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब इसके लेंस में ये मिस्टेक आ रही है कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय नज़दीक बन रहा है, थोड़ा पास इधर बन रहा है, तो ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यहाँ पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर बनने के बजाय, तो इसे दूर ले जाने के लिए प्रकाश की किरणों को फैलाना पड़ेगा, और फैलाता कौन है? अवतल लेंस। तो यहाँ यदि हम अवतल लेंस लगा देंगे यहाँ, तो देखिए प्रकाश की किरण फैल जाएंगी इस तरह। ये इसके बाद उत्तल लेंस, तब रेटिना आएगा। प्रकाश की किरण ये आई, ये फैल गई, फिर आएंगी, सिकुड़ जाएंगी और प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। इसके जस्ट उल्टा, यदि दूरदृष्टि दोष है किसी को, तो लेंस में ये मिस्टेक है कि किरणें टकराने के बाद रेटिना के उस पार प्रतिबिंब बन रहा है, तो किरणों को सिकुड़ाने की ज़रूरत है। सिकुड़ता कौन है? उत्तल लेंस। अब यदि किरण यहाँ होके आएंगी तो थोड़ी सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ी हुई किरणें यहाँ पर पहुँचेंगी, फिर और सिकुड़ेंगी
तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस है और दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस है। ठीक है, हो गया चैप्टर। जय श्री राम।